नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है ग्लोरियस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं लीलाधर पटेल। प्यारे साथियों, अपने राजस्थान का जो इतिहास चल रहा था उसमें अपन अध्ययन कर रहे थे भैया कालीबंगा सभ्यता का। कालीबंगा सभ्यता तो इससे पहले की क्लास में अपन ने कालीबंगा सभ्यता है इसकी खोज, उसके उत्खनन, स्थिति, विस्तार और उसकी विशेषताओं पर चर्चा की थी। आज की क्लास में अपन कालीबंगा सभ्यता स्थल है, इससे उत्खनन में जो जो चीजें हमें प्राप्त होती है उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए, देखिए क्या क्या चीजें यहाँ से प्राप्त होती है, क्या क्या कालीबंगा की विशेषताएं हैं, ऑल ओवर विशेषताएं हैं, वो भी साथ में दोबारा आपके रिवाइज हो जाएगी। ऑल ओवर चीजें जो है वो यहाँ पर एक बार पुनः आ जाएगी। उसके बाद अंततः है अपन कालीबंगा सभ्यता के पतन वगैरह पर चर्चा करेंगे। तो देखिए कालीबंगा जो सभ्यता है, यहां से हमें नंबर 1 कल आपको बताया था, जुते हुए खेत के प्रमाण प्राप्त होते हैं। सिंधु सभ्यता में सर्वप्रथम जुते हुए खेत के प्रमाण हैं वो यहां से कालीबंगा से मिलते हैं। तो क्रॉस पत्ती में जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं और इनमें चना और सरसों के प्रमाण जो है वो हमें प्राप्त होते हैं। चना और सरसों के प्रमाण है वो यहां से मिले हैं। दूसरा, यहां से हमें सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। इसके तहत यहाँ के जो मकान हैं, इन मकानों में हमें प्राप्त होती है दरारें। तो उसके आधार पर एक मकान में दरार आ जाए, 2 में दरार आ जाए, 3 में आ सकती है, सारे मकानों में इस प्रकार से दरारें मिलना, इसका मतलब यहां पर कभी न कभी भूकंप आया होगा। तो उसके साक्ष्य है वो यहां से हमें कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। ऊंट के साक्ष्य है वह भी कालीबंगा से हमें प्राप्त होते हैं। यहाँ के लोग ऊंट से परिचित थे और ऊंट को पालते थे, इसके प्रमाण भी अपने को कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। दूसरा, कालीबंगा जो है यहां से हमें शल्य चिकित्सा के प्रमाण है। शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी सर्वप्रथम प्राप्त होते हैं। अब कालीबंगा से हमें जो शल्य चिकित्सा के प्रमाण प्राप्त होते हैं, इसके तहत क्या मिला है? तो इसके तहत हमें एक बालक की छिद्रित खोपड़ी प्राप्त होती है। एक बालक की छिद्रित खोपड़ी प्राप्त होती है। जब इस खोपड़ी का सर्वे किया गया, उसको देखा गया, तो यह पता चला कि इस बालक के सरगलन या कह सकते हैं अपन मस्तिष्क गलन रोग था। इसके तहत क्या होता है, सर गलना शुरू हो जाता है। यहां पर सर में पानी इकट्ठा होकर के वो गलना शुरू हो जाता है और इस बालक का ऑपरेशन किया गया। शल्य चिकित्सा का मतलब क्या हो गया भैया? ऑपरेशन। इस बालक का
ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन करके भैया इस पानी को निकालने का प्रयास किया गया था। और इस बालक की जो छिद्रित खोपड़ी मिली है वह पूरी सिंधु सभ्यता में है। वो शल्य चिकित्सा का पहला प्रमाण हमें प्राप्त होता है। राजस्थान में भी ये पहला ही माना जाता है। इसके अलावा कालीबंगा जो है, यहां से हमें अन्य चीजें जो प्राप्त होती है उनको देखिए। यहां से एक बेलनाकार मोहर की प्राप्ति होती है। तो बेलनाकार जो मोहर है यह है कालीबंगा का संबंध फारस से दर्शाती है। यह अपन व्यापार में भी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा यहां से हमें एक अंडाकार कब्र की प्राप्ति होती है। एक अंडाकार कब्र की प्राप्ति यहां से होती है और यह जो अंडाकार कब्र है ये किसी विदेशी की कब्र मानी जाती है। कालीबंगा अपने सिंधु सभ्यता के किसी व्यक्ति की कब्र न होकर यह विदेशी की कब्र मानी जाती है भैया। और यह जो अंडाकार कब्र है इसे पुरातत्ववेताओं ने चिरायु कब्र नाम दिया है। कई बार एग्जाम में सीधा ही आ जाता है। चिरायु कब्र की प्राप्ति है वो कहां से होती है? तो चिरायु कब्र की प्राप्ति कालीबंगा सभ्यता से होती है। अच्छा, इसके अलावा कालीबंगा से तीनों प्रकार के समाधान के प्रमाण प्राप्त होते हैं। तीनों प्रकार के समाधान के प्रमाण कालीबंगा से प्राप्त होते हैं, है ना। 3 अपन ने पहले देखे थे नेक्स्ट क्लास में, इससे पहले की क्लास में। कौन से? नंबर 1 आंशिक समाधान, नंबर 2 पूर्ण समाधान या इसको बोलते हैं दाह संस्कार, और नंबर 3 कौन सा? कलश समाधान। ठीक है, तीनों प्रकार के समाधानों के प्रमाण यहां से प्राप्त होते हैं। यहां से हमें बलि प्रथा के प्रमाण प्राप्त होते हैं। जैसा अपन ने देखा कि कालीबंगा से जो अग्नि वेदिकाएं मिली है, यज्ञ कुंड मिले हैं, उन अग्नि वेदिकाओं में, यज्ञ कुंडों में पशु हड्डियां हैं वो प्राप्त होती है। तो उसके आधार पर यह अंदाजा लगाया जाता है कि भैया यहां से यहां पर बलि प्रथा का प्रचलन था। और उसी आधार पर स्पष्ट रूप से बलि प्रथा के प्रमाण है वह कालीबंगा से प्राप्त होने हैं, वह स्पष्ट किया जाता है। इसके अलावा कालीबंगा जो सभ्यता स्थल है, यहां से हमें कुमार देवी की प्रतिमाएं प्राप्त होती हैं। कुमार देवी का मतलब क्या हो गया? कंवारी देवी। कंवारी देवी। और एक स्पष्ट बात यह है कि भैया कालीबंगा जो सभ्यता स्थल है इसमें एक छोटा सा डिफरेंट, पूरी सिंधु सभ्यता के अंदर मातृ देवी की पूजा की जाती थी। पूरी सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की पूजा होती थी, परंतु कालीबंगा है यहां कुमार देवी की प्रतिमाएं मिली है। कालीबंगा से हमें मातृ देवी की
प्रतिमा प्राप्त नहीं होती है। मात्र देवी की प्रतिमा है वो यहां से प्राप्त नहीं होती है। तो इस आधार पर अपन यह भी निर्धारित करते हैं कि कालीबंगा के लोग मात्र देवी की पूजा न करके किसकी पूजा करते थे? कुमार देवी है उसकी पूजा करते थे। इसके अलावा कालीबंगा से हमें लकड़ी की नालियों के प्रमाण भी प्राप्त होते हैं। लकड़ी की नालियों के प्रमाण भी कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता स्थल है, यहां से हमें भैया सेल खड़ी से बनी हुई, सेल खड़ी मिट्टी वही भरते वाली, कल बताया था आपको, सेल खड़ी से बनी मोहरें यहां से प्राप्त होती है। इसके अलावा यहां से हमें लाल काले मृद भांड है वो भी प्राप्त होते हैं। लाल काले मृद भांड है उनकी प्राप्ति भी यहां से होती है। कालीबंगा जो है, इस कालीबंगा से हमें हाथी दांत का पैमाना भी प्राप्त होता है। माप के यूज में आता था, ये कल बताया था ना। इसके अलावा यहां से हाथी का कपाल खंड भी सर प्राप्त होता है। कालीबंगा के लोग श्रृंगार प्रिय थे। कालीबंगा के लोग क्या थे? श्रृंगार प्रिय थे। और इसके तहत हमें कई चीजें प्राप्त होती है। जैसे देखिए, कालीबंगा के लोग श्रृंगार प्रिय थे। इनकी श्रृंगार प्रियता दर्शाती है क्या क्या चीजें? एक तो यहां से हमें कपड़े में लिपटा हुआ उस्तरा प्राप्त होता है। कालीबंगा से कपड़े में लिपटा हुआ उस्तरा जो है वो यहां से मिला है। अच्छा, इसके अलावा कालीबंगा से देखिए हाथी दांत का कंघा जो है वो भी प्राप्त होता है। कपड़े में लिपटा हुआ उस्तरा और हाथी दांत का कंघा भी यहां से प्राप्त होता है। अथवा कालीबंगा से हमें सोने चांदी के कांस्य ताम्र पत्थर एवं मिट्टी से निर्मित आभूषण है उनकी भी प्राप्ति होती है। इससे पता चलता है कि कालीबंगा के लोग श्रृंगार प्रिय थे और ये सब चीजें कालीबंगा की श्रृंगार प्रियता को दर्शाती है। जैसे कपड़े में लिपटा हुआ उस्तरा मिला है शेविंग करने का, हाथी दांत का कंघा मिला है
बाल संवारने के लिए, सोने चांदी कांसे और ताम्र के आभूषण, पत्थर के आभूषण। अब पत्थर के आभूषण से मतलब ये नहीं कालीबंगा के लोग को बड़ा सा पत्थर लेकर गले में टांग कर फिरते थे। बहुमूल्य पत्थर, स्टोन, जैसे पन्ना है, लाजवर्द है, माणिक है, हीरा है, ये सब क्या है? बहुमूल्य पत्थर है ना। तो उनके आभूषण मिले हैं। मिट्टी से निर्मित आभूषण मिले हैं, जैसे मिट्टी के मनके हैं। और दूसरा, इसका नाम इस कारण से पड़ा है क्योंकि यहां से हमें मिट्टी से बनी हुई काले रंग की सर्वाधिक चूड़ियां प्राप्त होती है, बहुत सारी संख्या में, और इस कारण ही इसका नाम कालीबंगा पड़ गया है। आई समझ में बात है? तो ये सब चीजें हैं वो कालीबंगा की श्रृंगार प्रियता को दर्शाती है। ठीक है ना। वापस इधर आते हैं। इसके अलावा जो कालीबंगा सभ्यता स्थल है, यहां से हमें एक ताम्र मोहर की प्राप्ति भी होती है। ताम्र मोहर जो है उसकी प्राप्ति भी यहां से होती है, कालीबंगा से। ठीक है ना। तो इन सब चीजों की प्राप्ति कालीबंगा से होती है। और अब अपन बात करते हैं कि कालीबंगा जो सभ्यता स्थल है, इस कालीबंगा सभ्यता स्थल का समय है, इसका पतन है, वो कैसे हुआ होगा, इसका समय क्या रहा हो। जैसे संपूर्ण सिंधु सभ्यता का समय जैसे प्रचलित है 2350 से 1750 ईसा पूर्व, ये पूरी सिंधु सभ्यता का है, कालीबंगा का नहीं। कालीबंगा का जो समय है वह है लगभग 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक माना जाता है कालीबंगा का समय। ये पीछे पर्सन भी आ चुका है, महिला पर्यवेक्षक, के एग्जाम में ये पर्सन आ चुका है और उसमें कालीबंगा सभ्यता स्थल जो है उसका समय पूछा गया था और अधीनस्थ बोर्ड है, इसने इसका करेक्ट आंसर 2500 से 1500 ईसा पूर्व माना है। ठीक है। तो ये तो हो गया कालीबंगा का समय। अब बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता स्थल है इसके पतन की। पतन की बात करते हैं तो सबसे प्रचलित बात यही है कि किसी प्राकृतिक आपदा के कारण, प्राकृतिक आपदा के कारण कालीबंगा सभ्यता का पतन हुआ था। परंतु इसमें भी इतिहासकार जो है उन इतिहासकारों की अलग अलग पुरातत्ववेताओं की अलग अलग राय है। वो देखिए क्या है। जैसे अमलानंद घोष है, अमलानंद घोष कालीबंगा का पतन जो है वह किस कारण से मानते हैं। अमलानंद घोष है वह कालीबंगा का पतन पारिस्थितिकी में जो परिवर्तन आया, अर्थात यहां की जो जलवायु है, इस जलवायु में जो परिवर्तन हुआ
उस कारण से ही पारिस्थितिकी संतुलन डगमगा गया, अत्यधिक तापमान वगैरह बढ़ने से है, वह है कालीबंगा का पतन, अमलानंद घोष ने बताया है। कनेडी महोदय ने कालीबंगा जो सभ्यता है, उस कालीबंगा सभ्यता में जो बिखरे हुए नरकंकाल वगैरह मिले हैं, उनमें मलेरिया रोग की पुष्टि की है। और उस आधार पर कनेडी महोदय ने भैया कालीबंगा का जो पतन है वह किसी संक्रामक रोग के कारण बताया है। किसी संक्रामक रोग के कारण जो है वह कालीबंगा का पतन कनेडी ने बताया है। गोपीनाथ शर्मा है, गोपीनाथ शर्मा कालीबंगा जो सभ्यता है इसके पतन के लिए कच्छ के रण से आने वाली हवाओं को जिम्मेदार बताया है। गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि कच्छ के रण से आने वाली जो हवाएं हैं, उन हवाओं के द्वारा यहां मिट्टी लाकर बिछा दी गई और इस कारण कालीबंगा का पतन हो गया। परंतु ये बात पतन के बाद तो अच्छी लगती है कि भैया कालीबंगा का पतन हो गया और कच्छ के रण से आने वाली जो हवाएं हैं उन्होंने यहां पर लाकर मिट्टी बिछा दी और इस कारण से कालीबंगा जो है ये सभ्यता स्थल मिट्टी में दब गया, तब तो ये अच्छी लगती है। परंतु पतन इस कारण से हुआ होगा, यह बात थोड़ी जमती नहीं है। फिर भी अपने को ध्यान में रखना है। अगर प्रश्न आ गया कि कालीबंगा के पतन के लिए कच्छ के रण से आने वाली हवाओं को किसने जिम्मेदार बताया है, तो ध्यान में रखना है गोपीनाथ शर्मा ने। ठीक है। और कालीबंगा ये महत्वपूर्ण सभ्यता स्थल है और राजस्थान का एकमात्र सभ्यता स्थल है जिस पर 1986 ईस्वी में राजस्थान सरकार के द्वारा यहां कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना की। 1986 में सरकार के द्वारा कालीबंगा संग्रहालय की यहां स्थापना की गई थी। समझ गए? तो कालीबंगा जो सभ्यता है उस कालीबंगा सभ्यता में पूर्व की क्लासों में इसकी स्थिति, विस्तार, उत्खनन वगैरह देखा था। आज कालीबंगा से जो महत्वपूर्ण चीजें हमें प्राप्त होती है उन पर अपन ने चर्चा की है, और कालीबंगा जो है इसका समय, इसका पतन, वो सब अपन ने देखा है। अब अपन आगे वाले सभ्यता स्थल को देखते हैं। तो कालीबंगा के बाद दूसरा जो प्रमुख सभ्यता स्थल है वो आता है आहड़। सभ्यता स्थल कौन सा? आहड़ सभ्यता स्थल। देखिए ये जो आहड़ सभ्यता स्थल है बड़ा ही महत्वपूर्ण सभ्यता स्थल है।
और कालीबंगा के बाद दूसरा प्रमुख सभ्यता स्थल माना जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कालीबंगा जितना मतलब बड़ा नहीं, उसमें तो पूरी सिंधु सभ्यता की जो है वो विशेषताएं शामिल है। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कितना है ये, क्या है, क्या क्या चीजें यहां से मिलती है, क्या क्या खोज यहां से की गई है। आहड़ सभ्यता स्थल जो है यह है आयड़, या इसको बोलते हैं बेड़च। नदी के किनारे आहड़ उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर के अंदर है ये आयड़ सभ्यता स्थल। ठीक है। और ये आहड़ आयड़ कई नाम है इसके, जब अपन देखेंगे तो आयड़ नदी के किनारे स्थित होने के कारण ही इसका नाम आहड़ पड़ा है। ठीक है ना। ये आयड़ नदी उदय सागर झील में गिरती है तो निकलने के बाद इसका नाम बेड़च हो जाता है। ठीक है ना। उदयपुर के अंदर यह सभ्यता स्थल स्थित है। आहड़ सभ्यता स्थल है, इसके प्राचीन काल से कई नाम प्राप्त होते हैं। कई नामों से आहड़ को पुकारा गया है। कई महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वह आहड़ सभ्यता स्थल से आते हैं। ठीक है ना। जैसे देखिए कि आहड़ सभ्यता स्थल जो है इसको प्राचीन जो शिलालेख है, इन प्राचीन शिलालेखों में आहड़ सभ्यता स्थल को ताम्रवती के नाम से संबोधित किया गया है। आहड़ सभ्यता स्थल है, यहां से सर्वाधिक ताम्र सामग्री प्राप्त होती है। और सर्वाधिक ताम्र सामग्री प्राप्त होने के कारण इसको ताम्र नगरी के नाम से संबोधित किया जाता है। ठीक है। 10वीं 11वीं शताब्दी है। दसवीं 11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर के नाम से संबोधित किया जाता था। इस नाम से आघाटपुर के नाम से संबोधित किया जाता था 10वीं 11वीं शताब्दी में। मैं लिख दूं थोड़ा। आघाटपुर के नाम से। और स्थानीय जो लोग हैं स्थानीय लोगों द्वारा आहड़ को धूलकोट अथवा मृतकों का टीला नाम से संबोधित कर। जी हां। अब आप कहोगे सर जी हमने तो सुना है, क्या सुना है? कि मृतकों का टीला है। वह है मोहनजोदड़ो। सभ्यता स्थल को कहा जाता है। मोहनजोदड़ो सभ्यता स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ। और बिल्कुल सही सुना है आपने, बिल्कुल सही है।
मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला है, और भारतीय स्तर पर यह मोहनजोदड़ो सभ्यता स्थल आता है सिंधु सभ्यता का प्रमुख नगर। एग्जाम में भी ये ध्यान में रखना, किसी कंपटीशन एग्जाम में इंडियन हिस्ट्री साथ में हो और प्रश्न आ गया मृतकों का टीला किसे कहते हैं, तो सीधा आहड़ मत करना, प्राथमिकता देनी है मोहनजोदड़ो। परंतु जब ये नाम आ जाए कि इतना सा आगे लगा हुआ राजस्थान के किस सभ्यता स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है, ये आगे क्या लगा हुआ है, राजस्थान शब्द है ना। तो इसका मतलब ये मोहनजोदड़ो की बात नहीं कर रहा है, भारतीय इतिहास से यह प्रश्न नहीं है, ये राजस्थान के बारे में पूछ रहा है। और तब आपको उत्तर कर देना बंद करके आहड़। आगे समझ में बात नहीं, ठीक है। और केवल ये आ गया कि किस, भाई इंडियन हिस्ट्री साथ में हो किसी एग्जाम में, सभ्यता स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है, और इसमें ऑप्शन में आहड़, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ऐसे ऑप्शन आ गए। तो ऐसे सीधे ही मतलब उठ करके पहले आड़ देखा सही कर दिया नहीं, तब क्या करना है, मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। और राजस्थान शब्द, राजस्थान के किस सभ्यता स्थल को मृतकों का टीला कहते हैं, तब आपको करना है आहड़। ओके, चलिए। तो आहड़ सभ्यता स्थल है, इसको कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे इसे प्राचीन शिलालेखों में ताम्रवती कहा गया है। सर्वाधिक ताम्र सामग्री प्राप्त होने के कारण इसे ताम्र नगरी कहा जाता है। और 10वीं-11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर के नाम से संबोधित किया जाता था। स्थानीय लोग हैं इसे धूलकोट मृतकों का टीला कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए आहड़ के और प्रश्न भी बनते हैं, और आहड़ के और प्रश्न क्या बनते हैं वो देखो। आहड़ सभ्यता स्थल है, इसको मेवाड़ के महाराणाओं की महासतियां भी कहा जाता है। मेवाड़ के महाराणाओं की महासतियां भी कहते हैं, मतलब शमशान स्थल, ठीक है। क्यों कहते हैं, क्योंकि आहड़ में ही महाराणा अमर सिंह है, महाराणा अमर सिंह है, इनका सर्वप्रथम आहड़ में अंतिम संस्कार हुआ। और अमर सिंह के बाद सभी मेवाड़ के लगभग शासकों को, एक दो अपवाद में छोड़ दो, जैसे महाराणा राज सिंह का अंतिम संस्कार कुंभलगढ़ में हुआ था, लगभग सभी का अंतिम संस्कार है वह आहड़ में हुआ था। इस कारण से आहड़ को मेवाड़ के महाराणाओं की महासतियां भी कहा जाता है। अच्छा, पीछे कर एक बार महिला परीक्षक के एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है।
जिसमें पूछा गया था अधीनस्थ बोर्ड के एग्जाम में कि आहड़ में प्रथम छत्री किसकी स्थित है। तो भैया सबसे पहले अंतिम संस्कार किसका हुआ था, महाराणा अमर सिंह का। तो यहां प्रथम छत्री है वो भी किसकी होगी, महाराणा अमर सिंह की होगी। ठीक है, दूसरा देखिए प्रश्न क्या है। शासक था मेवाड़ का तेज करण सिंह। तो मेवाड़ शासक तेज करण सिंह के समय, ये हिस्ट्री कल्चर दोनों से रिलेटिव बड़ा शानदार क्वेश्चन है। देखिए तेज करण सिंह के समय 1260 ईस्वी में कमल चंद्र नाम का एक चित्रकार था और इस कमल चंद्र नाम के चित्रकार ने आहड़ में मेवाड़ अथवा अपन कह सकते हैं राजस्थानी चित्रकला शैली के प्रथम, मेवाड़ चित्रकला शैली से ही राजस्थानी चित्रकला शैली की शुरुआत हुई है। इस कारण से यही मेवाड़ का और ये राजस्थानी चित्रकला शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ हो गया है और उसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र तोरणी। तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र तोरणी नाम के चित्रित ग्रंथ का चित्रांकन किया गया था। इसका चित्रांकन है वो यहां पर किया गया था। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि आहड़ उदयपुर में ही राजस्थानी चित्रकला शैली या कह सकते हैं मेवाड़ चित्रकला शैली के प्रथम चित्रित ग्रंथ का चित्रांकन हुआ था। कहां पर, आहड़ में। किसके समय, तेज करण सिंह के समय। किसने किया, कमल चंद्र ने। कब किया, 1260 में। यानी ये एक ही वाक्य है सीधा सा कि 1260 ईस्वी में शासक तेज करण सिंह के समय में आहड़ उदयपुर में कमल चंद्र द्वारा मेवाड़ या राजस्थानी चित्रकला शैली के प्रथम चित्रित ग्रंथ का चित्रांकन किया गया था। परंतु इसमें प्रश्न बहुत सारे बन गए ना, कब किया, किसने किया, कहां किया, है ना, किस ग्रंथ का किया, वो सारे प्रश्न इसमें आ गए। समझ गए। तो ये दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आर्ट से रिलेटिव, इनको भी ध्यान में रखना है। आगे अपन चलते हैं तो देखिए आहड़ सभ्यता स्थल है, इसकी खोज सन 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा की। अक्षय कीर्ति व्यास है, इनके द्वारा सन 1953 ईस्वी में आहड़ सभ्यता स्थल की खोज की गई। उसके बाद 1956 ईस्वी में आर.सी. अग्रवाल द्वारा इसका उत्खनन प्रारंभ किया गया था। ठीक है, परंतु आहड़ सभ्यता स्थल के व्यापक उत्खनन का कार्य जो है वह 1961 से 69 के मध्य में हुआ और किसके द्वारा, एच.डी. सांकलिया के द्वारा
हरगोविंद धीरजलाल सांकलिया, इनके द्वारा आहड़ का व्यापक स्तर पर उत्खनन कार्य किया गया था। और एच.डी. सांकलिया ऊना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। ऊना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया द्वारा आहड़ सभ्यता स्थल का व्यापक स्तर पर उत्खनन कार्य जो है वह किया गया था। ठीक है। और अब देखिए, राजस्थान सरकार की ओर से इस समय उत्खनन के समय में विजय कुमार चक्रवर्ती जो है वह उपस्थित रहे थे। राजस्थान सरकार के विजय कुमार चक्रवर्ती इस उत्खनन के दौरान यहां पर उपस्थित रहे थे। अब देखिए, आहड़ जो सभ्यता स्थल है, इस आहड़ सभ्यता स्थल से हमें क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें प्राप्त होती हैं, उन पर अपन चर्चा करते हैं। देखिए, आहड़ जो है यह एक ताम्रयुगीन ग्रामीण सभ्यता स्थल है। कालीबंगा देखा, कालीबंगा एक कांस्य युगीन नगरीय सभ्यता स्थल था, और आहड़ है वह एक ताम्र युगीन ग्रामीण सभ्यता स्थल है। और आहड़ है यहां संयुक्त परिवार की व्यवस्था विद्यमान थी। यानी संयुक्त परिवार की व्यवस्था विद्यमान थी, जिसके प्रमाण के रूप में हमें यहां से, जैसे एक मकान से 6 चूल्हों की प्राप्ति होती है, जो स्पष्ट रूप से संयुक्त परिवार को दर्शाता है। ठीक है। आयड़ नदी जो है यह बनास की सहायक नदी है। इस कारण से आहड़ को बनास नदी घाटी सभ्यता अथवा बनासियन संस्कृति के नाम से भी संबोधित किया जाता है। आहड़ के लोग कृषि एवं पशुपालन से परिचित थे। कृषि और पशुपालन से परिचित थे। विदेशी व्यापार है का भी यहां प्रचलन था। संभवतः भैया ईरान एवं मिस्र से आहड़ का व्यापारिक संबंध था, क्योंकि आहड़ से जो सामग्रियां प्राप्त हुई है, उन सामग्रियों से हमें यह अंदाजा लगा है कि मिस्र और ईरान से आहड़ सभ्यता का व्यापारिक संबंध था। अब देखिए, आहड़ सभ्यता जो है, इस आहड़ सभ्यता में सामग्रियों पर चर्चा करते हैं। ये 2-4 कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। आगे अपन क्या क्या सामग्रियां वगैरह यहां से प्राप्त होती है उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, आहड़ सभ्यता से हमें कच्ची ईंटों से निर्मित मकानों की प्राप्ति होती है। कच्ची ईंटों से निर्मित मकानों की प्राप्ति होती है।
यह जो मकान है, उन मकानों की छत बांस की खरपचियों एवं लकड़ी से निर्मित थी और मकानों के दरवाजे भी इसी प्रकार से बांस की खरपचियों और लकड़ी से बने थे। इस आधार पर ही आहड़ को एक ग्रामीण सभ्यता कहा जाता है। आहड़ जो सभ्यता स्थल है, यहां से एक मकान से 6 चूल्हों की प्राप्ति होती है, जो स्पष्ट रूप से संयुक्त परिवार जो है उसको दर्शाता है। आहड़ से हमें एक मकान से 6 चूल्हों की प्राप्ति होती है, एक अन्य मकान से 2 मुंह वाले तुल्य की प्राप्ति होती है। 2 मुंह वाले चूल्हे की प्राप्ति होती है एक अन्य मकान से। इसके अलावा जो आहड़ सभ्यता है, इस आहड़ सभ्यता में हमें अन्य चीजें क्या मिलती है, देखो। ईरानी शैली से निर्मित धूपदानियां प्राप्त होती है। धूप खेने वाली धूपदानियां, इस प्रकार से आपने देखा होगा। है ना? तो वो ईरानी शैली से निर्मित धूपदानियां मिलती है। ईरानी शैली के ही बिना हत्थे वाले कांटी युक्त जल पात्र प्राप्त होते हैं। कैसे? इस प्रकार से चाय की केतली होती है ना, वैसे अपने प्राचीन काल में ये इस प्रकार के जल पात्र चलते थे, भारत में भी। ठीक है, अब आहड़ तो बहुत पुराना हो गया है। एक्चुअल में ये जल पात्र ईरानी शैली के, इनके हत्थे नहीं होते और इसको रामझरा बोलते थे। पहले तांबे का बना होता था रामझरा, पानी पिलाने के काम आता था। किसी पुरानी प्याऊ वगैरह पर जाओगे तो आपको आज भी इस प्रकार की मिल जाएंगी, है ना? तो ये दोनों चीजें हैं, वो क्या दर्शा रही है? आहड़ का ईरान के साथ संबंध जो है वो दर्शा रही है। ठीक है, इसके अलावा यहां से हमें मिस्र की मोहर भी प्राप्त होती है। इसके आधार पर आहड़ का संबंध है वो मिस्र के साथ दर्शाया जाता है। यहां से हमें टेरिकोटा पद्धति से निर्मित बेल की प्रतिमा प्राप्त होती है। अब आप कहोगे सर ये टेरिकोटा क्या होता है? टेरिकोटा जिसमें बिना किसी सांचे के प्रयोग के हाथ से मिट्टी की जो मूर्तियां बनाई जाती है, उस कला को कहा जाता है टेरिकोटा। राजस्थान में मोलेला राजसमंद जो है
वह टेरिकोटा कला के लिए प्रसिद्ध रहा है और मोहनलाल कुमावत जो है वह टेरिकोटा पद्धति के प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं। तो इसे नाम दिया गया है बनासियन बुल। क्या नाम दिया गया है? बनासियन बुल नाम है वो इसे दिया गया है। ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा यहां से हमें 3 ताम्र सिक्के एवं 6 मिट्टी की मोहरें यहां से प्राप्त होती है और इसमें देखिए एक सिक्के पर यूनानी देवता अपोलो का चित्र भी प्राप्त होता है। एक सिक्के पर यूनानी देवता अपोलो का भी चित्र प्राप्त होता है। इसके अलावा आहट जो सभ्यता स्थल है यहां से हमें और क्या चीजें मिली है उनको देखो। यहां से हमें पशुपालन के तहत सर्वाधिक कुत्ते को पालने के प्रमाण, सर्वाधिक पाले जाने वाला पशु आहड़ में कौन सा था? कुत्ता था। अच्छा, इसके अलावा चावल है और गंवार है की खेती के प्रमाण मिले हैं और इसमें भी कृषि के तहत चावल है वो यहाँ का संभवतः मुख्य खाद्यान्न था या कह सकते हैं मुख्य फसल थी। आहड़ के लोगों की मुख्य फसल, मुख्य खाद्यान्न है वह कौन सा था? चावल था। आहड़ जो है आहड़ सभ्यता स्थल, इस आहड़ सभ्यता स्थल से हमें लाल काले मृद भांडों की भी प्राप्ति होती है। ठीक है ना। लाल काले मृद भांड है वो आहड़ सभ्यता स्थल से मिले हैं जिसके तहत जैसे मिट्टी के कटोरे, रकाबिया, मटके, प्याले आदि। और इन्हीं लाल काले मृद भांडों में भैया 2 अनाज भंडारण के मृद भांड है वो भी यहां से मिले हैं जिनको स्थानीय लोगों के द्वारा गारे एवं काठे के नाम से संबोधित किया जाता है। स्थानीय लोग हैं वो इन्हें किस नाम से संबोधित करते हैं? गारे एवं काठों के नाम से। आहड़ सभ्यता के लोग श्रृंगार प्रिय थे। एक तो यहां के लोग अपने पूर्वजों को आभूषणों के साथ दफनाते थे और आभूषणों में यहां से हमें पत्थर, मिट्टी, ताम्र आभूषण प्रमुखता से मिले हैं। ठीक है। सोने चांदी का भी यहां पर प्रचलन था परंतु अल्प।
अल्प प्रचलन था। ठीक है ना। आहड़ सभ्यता जो है बड़ी महत्वपूर्ण सभ्यता है, ताम्रयुगीन सभ्यताओं में विशेष रही है। यह आज से लगभग 5000 वर्ष प्राचीन सभ्यता है, जिसकी समृद्धि का काल 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के मध्य आंका गया है। 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के मध्य जो है वह आहड़ सभ्यता की समृद्धि का काल माना जाता है। और आहड़ सभ्यता जो है इसके पतन के लिए कहा जाता है कि आयड़ नदी है, आयड़ नदी के बहाव में परिवर्तन, आयड़ नदी के बहाव में परिवर्तन होने के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। अब बहाव में परिवर्तन में ऑल ओवर चीजें आ गई। पहले नदी नित्यवाही थी, सूख गई, बरसाती, बहाव में परिवर्तन हो गया। आयड़ नदी है, इसने अपना रास्ता इधर की बजाय इधर से निकाल लिया, चेंज कर लिया, बहाव में परिवर्तन। पहले नदी फुल मात्रा में पानी लेकर आती थी और अब पानी में कमी आ गई, बहाव में परिवर्तन, है ना। तो आयड़ नदी के बहाव में परिवर्तन होने के कारण जो है वह आहड़ सभ्यता का पतन हो गया। तो देखिए भैया, अभी अपन ने देखा आहड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता आयड़ या बेड़स नदी के किनारे उदयपुर में स्थित है। इसे कई नामों से जाना जाता है, ताम्रवती, ताम्रनगरी, आघाटपुर, धूलकोट, मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, कई नामों से इसे जाना जाता है। ठीक है। इसे मेवाड़ के महाराणाओं की महासतियां शमशान स्थल भी कहते हैं। और यहां पर प्रथम छत्री महाराणा अमर सिंह की है। शासक तेजकरण सिंह के समय कमल चंद्र ने यहां राजस्थानी चित्रकला शैली के प्रथम चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का चित्रांकन किया था। इसकी खोज अक्षय कीर्ति व्यास ने की, उत्खनन कार्य आर.सी. अग्रवाल ने किया और व्यापक उत्खनन का श्रेय एच.डी. सांकलिया को जाता है। आहड़ ताम्रयुगीन ग्रामीण सभ्यता स्थल है। यहाँ पर संयुक्त परिवार की व्यवस्था विद्यमान। बनास नदी घाटी के कारण इसका विकास हुआ, इस कारण इसे बनासियन संस्कृति, बनास नदी घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यहाँ के लोग कृषि पशुपालन से परिचित थे। अभी बताया सर्वाधिक पशु है वो कुत्ता जो था उसको पाला जाता था। और सबसे अधिक खेती जो है, मुख्य फसल जो है वो चावल थी, चावल से की जाती थी। विदेशी व्यापार का भी यहाँ प्रचलन था। ईरान है, मिस्र है और यूनान के साथ है, वो इसके व्यापार के प्रमाण अभी अपन ने देखे मिले हैं। यहाँ से कच्ची ईंटों से निर्मित मकानों की प्राप्ति होती है। 6 चूल्हों की प्राप्ति, 2 मुंह वाला चूल्हा भी यहाँ से मिला है। ठीक है। ईरानी शैली से निर्मित धूपदानियों की प्राप्ति होती है। टोंटी युक्त बिना अट्टे वाले जल पात्र है वो भी मिले हैं। मिस्र की मोहर, टेरिकोटा पद्धति से निर्मित बेल की प्रतिमा, 3 ताम्र सिक्के और 6 मिट्टी की मोहरें मिली है, जिनमें एक सिक्के पर यूनानी देवता अपोलो का भी निशान बना है। ठीक है ना। यहाँ पर कुत्ते को सर्वाधिक पाला जाता था। चावल ग्वार की खेती यहाँ पर की जाती थी। ठीक है। काले लाल मर्दबांडों की यहाँ पर प्राप्ति होती है। 2 अनाज भंडारण के मर्दबांड मिले, जिन्हें गारे एवं काठे भी कहा जाता है। ठीक है ना। यहाँ कबर जैसे मर्दबांडों की बात और चल रही है तो इसमें बता दूं, यहां से हमें अनाज पीसने की चक्की के पार्ट भी प्राप्त होते हैं।
और इसके अलावा पत्थर का सिलबट्टा भी हमें प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ के लोग अपने पूर्वजों को आभूषणों के साथ दफनाते थे, जो इनकी श्रृंगार प्रियता को दर्शाता है। यह एक 1000 वर्ष प्राचीन सभ्यता स्थल है, जिसकी समृद्धि का काल जो है वह 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व माना जाता है, और इसका पतन आयड़ नदी के बहाव में परिवर्तन होने के कारण हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में आगे वाले जो सभ्यता स्थल है अपन उनका अध्ययन करेंगे। तब तक बने रहिए। धन्यवाद।